नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। भारत स्वाभिमान आंदोलन के जनक राजीव दीक्षित की मृत्यु पर अभी भी रहस्य बरकरार है। करीब 2 साल पहले जनवरी 2019 में एक खबर आई थी कि राजीव दीक्षित की मौत की फिर से जांच होगी। कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे लेकर दुर्ग पुलिस को आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद इस मामले में क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। आश्चर्य की बात यह है कि योग गुरु बाबा रामदेव के अत्यंत करीबी इस शख्स की मौत के बाद इन्होंने भी राजीव दीक्षित की मौत के कारणों की तह तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि राजीव के निधन के बाद उनका शरीर वर्धा लाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम ले जाया गया और वहीं उनकी अंत्योष्टि भी हुई थी। करीब 10 साल पहले भिलाई प्रवास के दौरान राजीव दीक्षित की संदिग्ध हालत में 29-30 नवंबर 2010 की रात भिलाई के बीएसआर अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी। उनकी मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया और बिना पोस्टमार्टम किए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। ऐसे में हार्ट अटैक से मौत बताए जाने व पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर सवाल खड़े हो गए थे। राजीव दीक्षित स्वदेशी उत्पादों के हिमायती थे और देश भर में घूम घूम कर इसका प्रचार करते थे। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित 29 नवंबर 2010 को दुर्ग जिले के बेमतरा तहसील में व्याख्यान देने के बाद भिलाई के लिए कार से रवाना हुए थे। कार कन्हैया नाम का ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव दीक्षित को पसीने के साथ बेचैनी महसूस हुई। एलोपैथी चिकित्सा के दुर्विरोधी रहे दीक्षित ने अस्पताल जाने के बजाय स्वदेशी दवाइयों से उपचार पर जोर दिया। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास उसी दिन शाम 4 बजे उनका व्याख्यान होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से दया सागर के दुर्ग स्थित निवास पहुंच गए। यहां पर वे बाथरूम में गिर गए। बाबा रामदेव के फोन पर समझाने पर वे अस्पताल जाने को तैयार हुए। उन्हें तत्काल सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने उनका प्रारंभिक उपचार तो किया, लेकिन हृदय रोग से संबंधित बेहतर इलाज की सुविधा नहीं होने के चक्कर में उन्हें बीएसआर अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया। अपोलो अस्पताल में डॉक्टर दिलीप रत्नानी की देखरेख में उपचार शुरू हुआ, लेकिन रात 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। उस वक्त डॉक्टर रत्नानी ने उन्हें गंभीर हृदयाघात होने की जानकारी प्रशासन और मीडिया को दी थी। बाद में बिना पोस्टमार्टम किए ये 1 दिसंबर 2010 को दीक्षित का शव सौंप दिया गया। अजब संयोग रहा कि राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और 2010 में जन्मदिन के दिन ही उनकी मौत हो गई। 5 जनवरी 2009 को उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने देश के लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने को लगातार प्रेरित किया। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गाँव में हुआ था। फिरोजाबाद से 12वीं करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और IIT कानपुर से एमटेक किया। इन्होंने कुछ समय भारत के CSIR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। IIT कानपुर में एमटेक करने के बाद राजीव दीक्षित ने कुछ वक्त तक CSIR में काम किया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ भी काम किया। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, राष्ट्र सेवा। राजीव दीक्षित ने समय की धारा के विपरीत उस समय कुछ दावे भी किए थे, जैसे 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर उनका कहना था कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। इसी तरह अमेरिका में हुए 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को राजीव दीक्षित खुद अमेरिका द्वारा कराया गया हमला मानते हैं। अमेरिका में लोन लैटन सोसाइटी से भी इस बात को उठाया था। उनका यह भी कहना था कि यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर इसलिए कर दिया गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। नए नाम से भारतीयों को लगेगा कि यह भारतीय कंपनी है। राजीव दीक्षित का सबसे सनसनीखेज आरोप यह था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है। बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने देश या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन करवाया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरवा देगी। उनका यह दावा भी था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सूअर के मांस का रस मिलाया जाता है और उनकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। कोका कोला में तेजाब होने की बात भी वे कहते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि राजीव दीक्षित ने यह भी दावा किया था कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ बातचीत में स्वीकार किया कि पेप्सी पीने की वजह से उनकी आंतें खराब हो गई थी। इसकी वजह से उन्हें पेप्सी पीना और उसका प्रचार करना बंद कर दिया। राजीव दीक्षित ने यह भी कहा था कि जब उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा कि क्या वो लक्ष्य से नहाती है, हेमा ने जवाब दिया कि वो लक्ष्य से तो नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है। इस पर उन्होंने पूछा कि ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती, तो हेमा ने कहा कि अगर बता दिया तो सारी औरतें हेमा जितनी खूबसूरत हो जाएगी। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन वगैरह के बारे में बताया, जिससे रामदेव बहुत प्रभावित हुए थे। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ ली थी कि हम केवल
कुशल लोगों को मतदान करेंगे। हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे। हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लगाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।